हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की क्लासेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहले इंग्लिश का सिलेबस और ये बता देंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे एसएससी का CHSL एग्ज़ाम, जिसमें हम जब क्वेश्चन लेंगे तो उसमें CGL के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, MTS के होंगे, प्लस CHSL के ही होंगे, प्लस दिल्ली पुलिस के। अब हम इंग्लिश का सिलेबस बताते हैं आपको, और जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो हम सारे प्रीवियस के ही लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 60 डेज हम बचे CHSL की क्लास में, तो उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन जितने आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम सारे रूल्स आपको करवाएंगे। इंग्लिश के सिलेबस को पहले मैं डिस्कस कर दूँ, ये हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है ग्रामर का पोर्शन, दूसरा है वोकैब का पोर्शन, एंड थर्ड है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, जो कि रीडिंग स्किल्स के बेस पे है। आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ ग्रामर के बारे में, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं 9 चैप्टर्स, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब चैप्टर हो गया, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। पार्ट ऑफ स्पीच में पहले सिर्फ 8 पार्ट थे, अब नया इंक्लूड किया है आर्टिकल। अब इसके पार्ट हो गए हैं 9। आज मैं जो आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ वो सिर्फ इन 9 चैप्टर्स का देने वाली हूँ। बाकी जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 10th चैप्टर से होंगी। इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं हमारे, लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट। इनको आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एवरी चैप्टर्स का, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने अभी आपको चैप्टर्स बताए, नाउन प्रोनाउन वगैरह, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिन स्टूडेंट को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखें। हम बिल्कुल लेटर से शुरुआत करेंगे, A to Z से। ABCD तो आपने सबने पढ़ी होगी, उसी से हम स्टार्ट करेंगे और इतना लेवल ले जाएंगे कि जितना एग्जाम में आता है। हायर लेवल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपने ABCD सबने पढ़ी होगी, तो अगर हम ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अगर हम इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में एक उसमें लिखते हैं तो हमारा बनता है वर्ड्स। इनको हम लेटर भी बोल सकते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर इज कॉल्ड वर्ड्स। जब हम इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर मिला के लिखते हैं तो वर्ड्स बनता है, लाइक BOY। अगर हम इन बॉयज बन गया, अगर हम इनको डिसऑर्डर में लिखेंगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा, TIYS ऐसे कुछ लिख दिया, तो मीनिंगफुल ऑर्डर इनका होना चाहिए, तभी हमारा वर्ड्स बनेगा। अब वर्ड्स के जरिए हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ का जो नाम हो गया, जैसे अगर मैं नाउन को डिफाइन करना चाहूँ कि नाउन होती क्या है, तो नाउन किसी भी चीज़ का, दुनिया में जितनी भी चीज़ अवेलेबल है उन सब का जो नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। और वो एक प्रकार का क्या होता है, शब्द होता है। तो वर्ड्स वो होता है जो हमारे लेटर से मिलकर बना होता है, और जो वर्ड्स होगा वो हमारे नाउन प्रोनाउन उन सब में डिफाइन होगा, और इन वर्ड्स को मिलाकर हम बनाते हैं सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉन एज सेंटेंस, वो भी मीनिंगफुल में होना चाहिए। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, अगर हम इन
इनको डिसऑर्डर में लिखते हैं तो एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन पाएगा। हमें इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ताकि प्रॉपर एक सेंटेंस बने। अगर हम इनको डिसऑर्डर में लिखते हैं, लाइक मैंने लिख दिया, पहले एक गुड लिख दिया, फिर इज लिख दिया, फिर गर्ल लिख दिया, फिर शी लिख दिया, तो हमारे डिसऑर्डर हो गया, एक सेंटेंस नहीं माना जाएगा। वैसे ही जैसे ये डिसऑर्डर में दिया हुआ है, अगर हमें इसको ऑर्डर में अरेंज करना हो, उसी चीज़ को हम सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं, PQR, जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया है, आपको मैं बड़े एग्जाम्पल्स के जरिए सेंटेंस अरेंजमेंट कराऊंगी जो कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन में आता है, जो मैंने बताया था रीडिंग स्किल्स में। उससे पहले ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा कि ये लेटर्स होते हैं ABCD हमारे, उनसे मिलाकर वर्ड्स बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड्स बनाया बॉयज़, उन्हीं के जरिए अब कुछ शब्द मैंने लिए, ये एक शब्द हो गया, दूसरा एक शब्द, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 5 शब्द हो गए। इनसे मिलकर मैंने क्या बनाया, एक सेंटेंस बनाया। तो इससे आगे हम चलते हैं। तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन से स्टार्ट करवाया। अब जैसे मैंने सेंटेंस बताया, सेंटेंस के भी बहुत टाइप्स होते हैं। सेंटेंस एक चैप्टर है जिसमें असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए, एक्सक्लेमेटरी हो गया, तो बहुत सारे सेंटेंस के पार्ट है। असर्टिव में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं, तो जब हम सेंटेंस चैप्टर पढ़ेंगे तब वो हम क्लियर करेंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नाउन। इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि जो ग्रामर है, ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए और इसके अलावा और भी जो चैप्टर्स हैं, उनके बेसिस पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कि आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा, पूरा सेंटेंस लिखा होगा, आपको उसमें कुछ भरना होगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस है, जो भरना होगा वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जाएगा। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बेस पर क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। आपको किसी सेंटेंस में उसमें मिस्टेक करके दी हुई होगी, आपको उसे क्या करना है, सुधारना पड़ेगा। उस पर अंडरलाइन करी होगी सेंटेंस में, तो जिस पोर्शन पे सिर्फ अंडरलाइन है सिर्फ वही पोर्शन आपको करेक्ट करना है। बाकी सेंटेंस अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर उसमें डायरेक्ट रूल लग रहा है ऐसा कि हम उसको डायरेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो सेंटेंस। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, आपको एरर पूछी जाती है, इसको हम डिटेक्टिंग एरर भी बोल सकते हैं या फिर स्पॉट द एरर भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सेंटेंस अरेंज होगा, उसको 4 पार्ट में ऐसे करके डिवाइड होगा। अगर उसमें एरर है तो आप उस पोर्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो एरर कर सकते हैं। अब मैं आपको इन सभी चीज़ों के बेस पर, तीनों चीज़ों के बेस पर सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल दूंगी, जो भी मैंने आपको 9 चैप्टर्स बताए हैं। और जो ये एग्जाम्पल होंगे आपके सारे प्रीवियस पेपर से होंगे। आप इसके जरिए ये गेन कर सकते हैं कि जो पेपर्स में सेंटेंस आते हैं क्या हम उनको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, ये आप खुद को एनालिसिस कर सकते हो। फर्स्टली आई राइट ए सेंटेंस, अभी ये एग्जांपल सिर्फ मैं बता रही हूँ कि स्पोर्टिंग एरर का है, ये मैंने अभी नाउन से नहीं लिया है। इसमें आप देख सकते हो कि हैड सेंटेंस लिखा हुआ है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल लॉस्ट आवर लिव्स। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्पोर्टिंग एरर आते कैसे हैं। ये एग्जाम्पल अभी नाउन का नहीं है, मैंने कॉमन एग्जाम्पल ले लिया है। जैसे कि इसमें ये अगला वाला टेंस जो है वो पास्ट में लिखा हुआ है, ये टेंस बेस है। अगर एक रूल होता है कि अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो सेकेंड सेंटेंस भी हमें पास्ट में बनाना होता है।
पास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही मिलेगा या फिर पास्ट परफेक्ट मिलेगा। पास्ट का मतलब ये है कि वो चीज़ पास्ट में होगी। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हेड है, हैजैव का पास्ट होता है हेड। अब हमने देखा यहाँ पे जो फॉर्म लगी हुई है वो पास्ट की लगी हुई है। हैज या हैव का जो पास्ट होता है वो हेड होता है। अब हमने देखा ये जो अगला वाला सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो हमें जो पीछे वाला सेंटेंस होता है उसको भी हमें पास्ट में करना होता है। यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ इन टाइम तक। यहाँ पे हमारा सेकंड सब्जेक्ट आया तो सेकंड सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगी हुई है क्या वो पास्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो विल हमने अब ये नहीं है कि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट करें, नहीं, विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। अगर यहाँ पे कैन होता तो हम उसको कुड कर देते, इज़ारम यहाँ पे होता है तो हम वाजवर कर देते। वैसे इज़ारम का जो पास्ट होता है वो वाजवर होता है। मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। तो हमें ये फॉर्म्स इनकी बदलनी है, ना कि हमें ये देखना है कि सिर्फ वो वैसे पास्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, जैसे कि सेकंड फॉर्म वो सैड लगा के दे देता है। तो हमने देखा ये वाला जो टेंस है वो पास्ट में है, तो वैसे ही हम दूसरे वाले टेंस को पास्ट में कर देंगे। अब आपको ये एरर डिटेक्टिंग का पता चलेगा। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट हमने देखा पास्ट में, तो हमें सेकंड पार्ट भी किस में करना होगा? पास्ट में करना होगा। तो विल को काट के हम क्या करेंगे? वुड करेंगे। अब आपको बस ये देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। तो ये एरर जो आई है आपकी डी पार्ट में आई है, तो आपको डी पार्ट टिक करना होगा। अब हम आपको नाउन के एग्जांपल्स करवाने वाले हैं। The Vedas have been living here for about a decade. अब सिंपली इसमें कौन से पार्ट में एरर है ये बताइए, या फिर नो एरर। इससे पहले मैं आप एरर इसमें डिफाइन कर रहे हैं, एक चीज़ बताना चाहूँगी। जितने रूल्स हमें पढ़ाए गए हैं वो या नाउन चैप्टर्स के हो या फिर प्रोनाउन चैप्टर्स के, किसी भी चैप्टर के हो, जितने रूल आपको पढ़ाए गए सिर्फ उन्हीं रूल से रिलेटेड आप मिस्टेक ढूंढिए सेंटेंस में। अगर आपको उन रूल से रिलेटेड मिस्टेक नहीं मिल रही है तो आप आंख बंद करके नो एरर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने जो रूल पढ़े और हमें मिस्टेक नहीं लग रही तो ऑब्वियसली नो एरर है उसमें। अब ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ पढ़ने से अजीब लग रही है, स्ट्रेंथ सी लग रही है तो हम उसी पार्ट में एरर कर दें, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। सिर्फ जितने रूल्स आपने अगर पढ़े हैं और आप कंफर्म हो उस रूल को लेकर तो ही आपको उस सेंटेंस में मिस्टेक फाइंड करनी है, अदरवाइज आप नो एरर भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, द वेदास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट ए डिकेड। जो वेदास है यहाँ पर रह रहे हैं एक दशक से, लगभग एक दशक से रह रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हमें एरर फाइंड करनी है। अब मैं आपको रूल्स करवाऊंगी कि जितने भी आप रूल्स यहाँ पे करवाए जाएं सिर्फ आप उन्हीं रूल को याद रखो, उन्हीं चीज़ से रिलेटेड मिस्टेक देखो। अगर उन्हीं रूल से रिलेटेड आपको मिस्टेक दिख रही है तो ही आप उसमें बताओ कि कौन से पार्ट में एरर है, अदरवाइज आप नो एरर कर सकते हो। जैसे कि अब ये कंसेप्ट आता है एपिस्ट्रॉफ एस आएगा या फिर सिंपल एस हम लगाएंगे उसमें। एपिस्ट्रॉफ एस जो आता है वो हमारा दिखाता है पोसेशन, कि किसी चीज़ पे अगर हमारा अधिकार है या नहीं है। अगर वो चीज़ ऐसे दिखा रहे कि उस पर हमारा अधिकार है तो ही हम एपिस्ट्रॉफ एस लगाते हैं, और अदरवाइज अगर वो नहीं दिखा रहा है हमारा अधिकार वगैरह तो हम सिंपल उसमें एस लगाएंगे, उसको प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर गाड़ी, जैसे आप मदर बेटे हो किसी के, तो मैं बोलूँगी मदर सन्स, या फिर हम उसमें ऑफ भी लगा लेते हैं। मैंने बोला मदर सन्स, यानी कि माँ का बेटा, तो इसमें पोसेशन दिखा रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। और अगर हमें कोई चीज़ प्लूरल बनानी है तो हम सिंपली ही उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे मदर का प्लूरल क्या हो गया? मदर्स हो गया, तो उसमें हमें एपिस्ट्रॉफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अधिकार दिखा रहा है अपने किसी चीज़ पर तो हम लगाएंगे एपिस्ट्रॉफ एस। अगर वो अधिकार
नहीं दिखा रहा है तो हम लगाएंगे सिंपली एस, उसको प्लूरल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, क्या जो वेदा है वो अपने पास किसी चीज को रखने का सेंस बोल रहा है या फिर किसी चीज पर अधिकार दिखा रहा है? हमने देखा नहीं दिखा रहा है, उसने सिंपल बोला वो जो वेदास है वो यहाँ पर रह रहे हैं एक दशक से। तो वेदास जो हो गया एक तरीके से पूरी कम्युनिटी हो गई, एक संस्था हो गई पूरी, तो वो वहाँ पे रह रहे हैं, यानी कि इसको हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, प्लूरल बनाना है, तो हम यहाँ पे अब स्टॉप एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वेदास कर देंगे इसको। तो इसमें जो एरर आएगी वो फर्स्ट पार्ट में आएगी। अगर ये वाली चीज हमारी सही होती तो हम नो एरर कर देते, और हमारी ये चीज प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगी हुई है, प्लूरल लगी हुई है। हैज जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, हैव जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होती है, और जो हैव बीन लिविंग उसमें जो बीन वगैरह आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसमें आईएनजी लगता ही है। तो ये सेंटेंस अगर यहाँ पे सही होता तो हम नो एरर करते, अदरवाइज इसमें एपिस्ट्रोफ एस से रिलेटेड मिस्टेक दी हुई थी तो हम क्या इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर इसमें टिक कर देंगे कि फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रोनाउन का एग्जांपल। इससे आपको समझ आया होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस पेपर का है, सीजीएल का। अब हम लिखेंगे प्रोनाउन का एग्जांपल कि प्रोनाउन से रिलेटेड कैसी मिस्टेक वो देता है। आई डू नॉट नो फर्स्ट पार्ट में हो सकता है, ये सेकेंड पार्ट में यहाँ तक कर लीजिए। बी पार्ट हम इसको लिख सकते हैं, ये सी पार्ट एंड डी पार्ट है नो एरर। तो अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट में इसके में एरर है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रोनाउन से रिलेटेड चैप्टर है। प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं वो सारा हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरा डिस्क्राइब करके पूरा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। वैसे ही नाउन चैप्टर हमने जो कराया वो पूरा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक रूल पढ़ाया तो सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं, ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो आपको नाउन में आपको क्या सीखना है। नाउन में मैंने बताया था कि आपको वो वर्ड से बन रहा है, किसी भी शब्द से बन रहा है। अब वो शब्द सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर वो शब्द प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये शब्द का मतलब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट से मान रही हूँ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगी। कैसे आती है वो सब चीज़ हम नाउन चैप्टर जब करेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन में तब देखेंगे। वैसे ही हम प्रोनाउन जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब और डिटेल में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल के जरिए सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि आप एग्जाम्पल को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एग्जाम्पल आपको ईजिली समझ आते हैं या नहीं आते। तो आपको इस वाले सेंटेंस में एरर बतानी है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विद हु आई विल गो टू द सिनेमा, कि किसके साथ मैं सिनेमा जाऊंगा। तो हमने देखा आई यहाँ पे प्लूरल है, डू या डज में से डू आ गया क्योंकि ये प्लूरल है। तो नो और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आप पहले देख लीजिए, आई आया आई विल गो टू सिनेमा, कि मैं सिनेमा जाऊंगा, ये भी बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो हमें यहाँ पे एरर देखने, जो हु होता है वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है क्योंकि बीच में आया है। जब ये WH वर्ड अगर बीच में आए तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और अगर ये सेंटेंस के शुरू में आए तो वो इंटेरोगेटिव का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है जो इंटेरोगेटिव का काम करेगा, तो ये बीच में आए, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमें ये देखना है क्या जो इसकी फॉर्म लगी हुई है वो सही है या नहीं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हु होता है वो हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है, और जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा वो हुम काम करेगा, WHOM। हुम जो काम करता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करता है, और जो हु काम करता है वो सब्जेक्ट की फॉर्म में करता है। अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस पढ़ने के बाद अब ये सेंटेंस प्लस ये वाला सेंटेंस की हमें यहाँ पे जो आवश्यकता है वो सब्जेक्ट की है या फिर ऑब्जेक्ट की है।
अब हमने देखा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। एक और बात की एक रूल होता है, आप उसके जरिए इसको डायरेक्ट कर सकते हो। विद एक प्रपोजिशन हो गया। अब प्रपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाते हैं, कोई सा भी प्रपोजिशन आ जाए। विद हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, अपॉन, इनटू, जितने भी प्रपोजिशन है सब अपने बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हम यहाँ पे हु की जगह क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे, यानी कि हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। अगर आपको ये चलो कि प्रपोजिशन है यहाँ पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे समझ लेना, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब लगी, वर्ब लगा, फिर वर्ब के बाद तो सीधा ऑब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसी से सेंटेंस बनता है। तो सिंपली भी हमने देखा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। वरना दिस इज बेटर रूल कि आप प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट जो लगाएंगे वो आपको ऑब्जेक्ट ही लगाना है, सॉरी, प्रपोजिशन के बाद। अब मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि कभी कभी प्रपोजिशन के बाद वर्ब देखी होगी आपने कि वर्ब भी आ जाती है प्रपोजिशन के बाद, लेकिन जो वर्ब आएगी ना उसको हमें नाउन। अब एक और चीज़ बता दो कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह जो आता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे या फिर आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। अब यानी कि हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको या तो नाउन बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, प्रोनाउन बनाएंगे। मान के चलो आपकी उसमें वर्ब आ जाती है प्रपोजिशन के बाद, और मैंने बोला कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो हम वर्ब को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, वर्ब को ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं वो हम उसको नाउन बना देते हैं। और नाउन कैसे बनेगा, वो बनेगा जीरेंड से। अब ये जीरेंड क्या होता है कि अगर हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है जीरेंड, और जो जीरेंड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। यानी कि प्रपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ जाती है और हमें उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म देनी है, तो हम उसमें आईएनजी जोड़कर जीरेंड बनाकर उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म दे सकते हैं, क्योंकि वो बन जाता है नाउन। और जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो हमारे या तो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया हो कि प्रोनाउन कैसे बनाइए। अब हमें यहाँ पे देखना था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन था, ये रिलेटिव प्रोनाउन था, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए थी, ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए थी, तो हमें हु की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अब हम एग्जांपल लेंगे वर्ब चैप्टर का। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, सी एंड डी में नो एरर। अब तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर से रिलेटेड मिस्टेक है, वर्ब से, या फिर आप जब आप करोगे पेपर में तो आपको मिक्स आएगा ये सारा। तो आपको बस रूल्स याद रखने कि वर्ब के कौन से रूल्स हैं, टेंस के कौन से रूल्स हैं, सेंटेंस के कौन से हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कौन से। तो आपको रूल याद करके तब आपको एरर इसमें फाइंड आउट करनी होगी। अब हमने देखा कि विकास सब्जेक्ट हो गया ये हमारा, वर्ब सेकेंड हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, विकास कंट्रोल हिम ओवर हिमसेल्फ एज ही हैड, यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड आ गया एज ही हैड ड्रंकन टू मच, फिर बी पार्ट में है नो एरर। अब आपको यहाँ पे मिस्टेक फाइंड आउट करने की कौन से पार्ट में मिस्टेक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें वर्ब की जो फॉर्म लगी हुई है, अब हम वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें वर्ब देखना होगा कि वर्ब कौन कौन सी फॉर्म है आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि गो की गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। वैसे ही आपको वर्ब की फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। और अभी रिसेंटली जो सीजीएल के एग्जाम में जो वर्ब पूछी जा रही है वो सक्सीड से रिलेटेड पूछी जा रही है।
अब जो ये सक्सीड है, ईडी लगने से हमें ऐसा लग रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम इसमें अगर हमें हेड के साथ या फिर हैव के साथ जो वर्ब लगानी होती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, हैज या हैव या हैड, उनके सब के साथ अगर परफेक्ट टेंस होगा तो। अब हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, इसमें एक और ईडी लगेगा। सक्सीडेड जो होता है, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर सेकेंड और थर्ड, जो थर्ड फॉर्म होगी वो सक्सीडेड होगी, ना कि सक्सीड। मेन क्वेश्चन इसी से भी आया है सीजीएल में। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो ड्रिंक करने की जो फॉर्म लगी हुई है ड्रिंक, वो सही है या फिर गलत है। तो आपको ड्रिंक की फॉर्म याद होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, पीना, नेक्स्ट हो गई ड्रैंक, DRANK, एंड जो थर्ड हो जाएगी वो ड्रंक हो जाएगी, DRUNK। ड्रंकन कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, जो थर्ड फॉर्म हो गई वो हो गई ड्रंक, DRUNK। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि कैसे कैसे मिस्टेक आती है, कौन कौन से चैप्टर में कैसे मिस्टेक आती है, आपको रूल्स कैसे याद रखने हैं। तो आपको बस डायरेक्ट रूल याद रखने हैं अपने। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अभी हमारे एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड मिस्टेक है, तो मैं एडजेक्टिव क्या होता है पहले ये समझिए। नाउन मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का, जो भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर चीज़ का जो नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, फोन हो गया, हर चीज़ क्या है, नाउन है, यानी कि वो किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है, नाउन होता है। अब इससे पहले मैं एक बार बता दूं कि प्रोनाउन होती क्या है। प्रोनाउन हमने डेफिनेशन तो पढ़ी कि जो नाउन की जगह पर आ जाए वही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। पर आता कैसे है, जैसे मान के चलो मैं आपको कोई स्टोरी सुनाने वाली हूँ, किसी किंग की सुनाने वाली हूँ, राजा की, तो अब आपको पता है कि मैं कौन से राजा की स्टोरी बताऊंगी, नहीं पता, तो पहले वो अनडिफाइंड है, तो मैंने किंग से स्टार्ट किया। अब मैं किंग के ही बारे में और आगे बोलना चाहती हूँ। पहले मैंने एक सेंटेंस बोला किंग के बारे में, तो अब मैं उसके बारे में सेकेंड सेंटेंस जब बोलना चाहती हूँ तो मैं बार बार और थर्ड सेंटेंस बोलना चाहती हूँ, किंग इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या फिर तो मैं क्या हर सेंटेंस में किंग ही यूज़ करूँगी, नहीं, उसकी जगह हमें एक प्रोनाउन यूज़ करनी होगी। नाउन की जगह पर हमें एक प्रोनाउन यूज़ करनी होगी। अगर वो बॉयज़ है तो हम ही लगा सकते हैं, अगर वो गर्ल्स होती, यहाँ पे कोई क्वीन होती या फिर कोई लड़की होती तो हम यहाँ पे शी लगा सकते थे। यानी कि अब हमने नाउन की जगह पर कोई अदर वर्ड जो यूज़ किया है वही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जो भी किसी चीज की जगह पर आए। तो नाउन समझ आया, किसी भी चीज का नाम। प्रोनाउन हो गया कि उसकी जगह पर यूज होने वाला जो शब्द होता है वही प्रोनाउन होता है। उसके बाद डिफाइन करना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है कि किसी भी चीज की वो विशेषता बताएगा। इसका जो आंसर आता है वो कैसा से आता है, कि वो चीज है कैसी, कैसे या फिर कैसा से। अगर हम किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं कि वो चीज अच्छी है या फिर गंदी है, बैड, गुड, ये सब चीज जो हो गई वो हो गई एडजेक्टिव। अगर हम किसी चीज की क्वालिटी को, किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो वो हो जाएगी एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है कि एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है, ये तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब जो इस विशेषता को भी और ज़्यादा डिफाइन करें कि वेरी गुड या फिर कम गुड, मतलब जो भी चीज़ डिफाइन करें तो वो हो जाएगी एडवर्ब। जैसे वेरी वर्ड हो गया, अगर हम इसके आगे वेरी लगा देते हैं तो वो हो गया एडवर्ब। यानी कि जो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करते हैं और बड़े रूप में, लार्ज साइज में, तो उसको बोलेंगे हम एडवर्ब।
अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं एडजेक्टिव का। तो आपको इसमें एरर फाइंड करनी है। फर्स्ट ये पार्ट हो गया, सेकेंड हो गया यहाँ तक, थर्ड ये वाला पार्ट हो गया सी, एंड डी में हो जाएगा नो एरर। तो आपको इसमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। अब मैं बता दूं एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं डिग्री। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड होती है कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अगर जो पॉजिटिव डिग्री, ये तो नॉर्मल सेंटेंस में आ जाता है कि कोई हमने एक सेंटेंस लिखा उसमें पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। अगर हमें किसी भी दो चीज़ों के बीच तुलना करनी है तो हम लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री कि ये चीज़ इससे ज़्यादा बेटर है या फिर ये चीज़ इससे ज़्यादा खराब है। जब हमें कितने चीज़ों के बीच तुलना करनी हो, सिर्फ दो चीज़ों के बीच तुलना करनी हो, टू। ये जो डिग्रियाँ होती है हमारी कंपैरिजन करती है। कंपैरिजन का मतलब तुलना करती हैं कि कौन चीज़ कितनी बेटर है। अगर हमें कंपैरिजन सिर्फ दो चीज़ों के बीच में करनी है तो हम क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री होती है। अगर हमें चीज़ कंपैरिजन दो से ज़्यादा के लिए करनी हो, मोर देन टू, तो वहाँ यूज होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा कि अगर हम ज़्यादा से तुलना कर रहे हैं तो ज़्यादा में से किसी एक को बेस्ट बताएंगे तो हम क्या लगाएंगे उसमें, सुपरलेटिव डिग्री। और इन डिग्रियों में हम दा का यूज़ करते हैं, आर्टिकल दा इनमें यूज होता है। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू मी विकास इज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन रश्मि। तो और ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है यहाँ पे हम देन आता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे भी देन लगाओ इसका मतलब वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। दो चीज़ों के बीच हमें कंपैरिजन करनी है। अब कंपैरिजन करनी है तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हमें करनी होगी वो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है देन, तो यहाँ पे मोस्ट का यूज़ नहीं होगा। मोस्ट का यूज़ जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मोर। इसमें पार्ट एरर हो गई आपके बी पार्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। जैसे कंजक्शन हो गया, कंजक्शन क्या होता है कि दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। जब कोई एक चीज़, एक सेंटेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ, अगर हमें दूसरे सेंटेंस को उससे जोड़ना है तो वो होता है कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है वो पेयर के बेस पर भी होता है कि हमें इसके फिक्स पेयर जो होते हैं या लर्न करने होते हैं। जैसे आइदर का और हो गया, बोथ का एंड से हो गया। तो एक तो ये जो कंजक्शन होता है फिक्स पेयर के बेस पर होता है, और प्लस कुछ होता है कि हमें एंड जैसे लगा दे किसी में तो हमें उसके बेस पर ये देखना हो कि वो जो सब्जेक्ट बना रहा है वो सिंगुलर बना रहा है या फिर प्लूरल बनाना है। तो ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी होती है इसके अंदर। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर बना तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अगर वो प्लूरल बनाना होगा तो हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो कंजक्शन के थ्रू हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो जो सब्जेक्ट बना रहा है वो सिंगुलर बना रहा है या फिर प्लूरल बना रहा है, और उसने जो पेयर लगाया वो सही लगाया या फिर गलत लगाया है। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल लिखा, ये तो मैंने खुद से ही लिखे हैं एग्जांपल। रोहन एंड शोहन इज फ्रेंड्स। जो रोहन एंड शोहन है वो क्या है, दोस्त हैं। अब हमने देखा है यहाँ पे जो कंजक्शन है वो क्या लगा हुआ है, एंड। और जो कंजक्शन है वो दो चीजों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ पे किस किस को जोड़ रहा है, एक तो रोहन को जोड़ रहा है, सेकंड जोड़ रहा है शोहन को। अब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हो गए, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, तो कितने हो गए, प्लस दो सब्जेक्ट हो गए। अब दो सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आपने समटाइम्स देखा होगा कि एंड भी लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ आइदर वगैरह ऐसे चीज़ें ऐड हो गई हैं तो फिर यहाँ पे सिंगुलर बना दे। तो कैसे बनाते हैं वो सारी डिटेल हम कंजक्शन वाले जब चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। तो आपका नाउन मैंने बता दिया है क्या होता है, प्रोनाउन आपको डिफाइन किया विद एग्जांपल। एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब भी हो गया, कंजक्शन हो गया,
अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी हमारे रह गए हैं उन पे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रपोजिशन चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हो गया प्रपोजिशन। इस प्रपोजिशन में भी जैसे कंजक्शन में होता है ना, कुछ फिक्स पेयर होते हैं कंजक्शन के, वैसे ही प्रपोजिशन जो आता है वो 3 टाइप्स से आता है। एक तो हो गया फिक्स्ड प्रपोजिशन, आपको उसमें बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड्स मिलेंगे कि कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि उसके बाद कौन सा प्रपोजिशन आ गया। जैसे मैं एक वर्ड्स लिखती हूँ बिसेट, बिसेट का मतलब होता है घिरा हुआ, कि वह परेशानियों से घिरा हुआ है। अब वो परेशानियों से घिरा हुआ, तो ये बिसेट जो वर्ड हो गया, वैसे बहुत सारे वर्ड है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि उनके बाद क्या फिक्स प्रपोजिशन होता है। तो बिसेट के बाद हम हमेशा विद लगाते हैं, जैसे कि ही बिसेट्स विद डिफिकल्टीज, वह परेशानियों से घिरा हुआ है। तो हम जैसे ये फिक्स प्रपोजिशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया, वैसे ही कुछ फ्रेजेस के प्रपोजिशन होते हैं कि वो फ्रेज टाइप में आते हैं कि हमें उनकी क्या लर्न करनी पड़ेगी, फ्रेज लर्न करनी पड़ेगी। सेकंड जो थर्ड आता है वो सिंपल, हमें प्रपोजिशन लगाना होता है कि वहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, ऑन लगेगा, अपॉन लगेगा, ऑफ लगेगा, विद लगेगा। जैसे कि एंग्री हो गया, एंग्री के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा, अगर हम एंग्री पर्सन के साथ होते हैं तो हम लगाएंगे विद। तो वैसे ही आपको बहुत सारे जो प्रपोजिशन है वो फिक्स प्रपोजिशन लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्रपोजिशन का। अब हम आपको देते हैं प्रपोजिशन का एग्जांपल। ही एंटर्ड, अभी मैं आपको जो मैंने वर्ड लिया है एंटर, उसी के ही बेस पे जो रूल बताऊंगी कि कब हम क्या चीज़ लगाते हैं इसके बाद प्रपोजिशन। जैसे अगर हमें किसी चीज़ में अंदर जाना हो तो हम क्या बोलते हैं, केम बोलते हैं। अब अंदर जाने के लिए हम इनटू लगाते हैं, तो केम इनटू का मतलब क्या हो गया कि हम किसी चीज़ में क्या जा रहे हैं, अंदर एंटर कर रहे हैं। तो केम इनटू का जो मतलब हो गया वो हो गया एंटर करना, प्रवेश करना। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा ही एंटर्ड द हॉल, अब वो सिंपल हॉल में एंटर कर रहा है, यानी कि वो अंदर जाने की ही बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे हमने वर्ड देखा क्या है, एंटर करना। अब यहाँ पे एंटर वर्ड खुद आया हुआ है, तो क्या हम दोबारा से इनटू लगाएंगे? नहीं, क्योंकि एंटर का मतलब ही हो गया केम इनटू, उसके बाद पहले से ही प्रपोजिशन लगा हुआ है इनटू, तो हम यहाँ पे भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे केम होता है ही केम डैश हॉल, तो हम केम के बाद इनटू लगा सकते थे, तब आता ही आता है इनटू। अब एंटर अगर आया है, एंटर का मतलब हो गया केम इनटू, तो हम उसके बाद और दोबारा से इनटू नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो 2 बार इनटू हो जाएगा, एक इसके अंदर का इंक्लूड होगा, और अगर हम यहाँ पे दोबारा से लगा सकते हैं तो वो सुपरफ्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोबारा से इनटू नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि केम इनटू का मतलब ही हो गया प्रवेश करना, उसका मतलब ही हो गया एंटर करना। अब हम एक चीज़ बता दो कि जब हम एंटर करते हैं, अगर हम सिंपल रूम में एंटर करने की बात कर रहे हैं तो उसके बाद हम इनटू नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे ये मैंने अभी डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दे एंटर्ड एन एग्रीमेंट। अगर हम किसी उस पर समझौते पर पहुंच रहे हैं या फिर किसी MOU पर साइन कर रहे हैं, अगर हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, डील वगैरह करना, कोई समझौता करना, तो हम एंटर के बाद इनटू लगाते हैं। अब आपको सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा कि हम सिंपली प्रवेश करने की बात कर रहे हैं या फिर किसी हम समझौते पर पहुंच रहे हैं, किसी डिसीजन पर पहुंच रहे हैं। अब हमने यहाँ पे सेंटेंस पढ़ा दे एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है, समझौता, कि वो कोई चीज़ डिसाइड करके किसी समझौते पर पहुंचे हैं, किसी डिसीजन पर पहुंचे, तो हम इसमें एंटर के बाद इनटू लगाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा, ये तो हो गई हमारी वर्ब की फॉर्म में आ रही है, जो एंटर आ रहा है वो हमारा वर्ब की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे।
तो वर्ब के तो सिर्फ यही दो केस थे कि अगर एंटर प्रवेश करने के सेंस में है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि केम इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, यहाँ पे केम आता तो हम इनटू लगाते, इस सुपरफ्लोज हो जाएगा, इसलिए हम इसमें नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हो गया कि हमें किसी एग्रीमेंट पर एंटर करना है तो हम इनटू लगाएंगे, क्योंकि हम किसी चीज समझौते पर वहां पर पहुंच रहे हैं, रीच कर रहे हैं किसी चीज पर। अब आता है जो एंट्री है, ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो सब्जेक्ट का काम करता है वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, अब ये सिंपल नाउन के रूप में है तो हम इनटू लगा सकते हैं। एंट्री इनटू दिस हॉल इज प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पे भी इनटू आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सुपरफ्लो हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, आर्टिकल। आर्टिकल जो होते हैं वो ए एंड द जो हम लगाते हैं, ए एंड द, कि कब ए आएगा, कब एन आएगा, कब द आएगा। ये तो सिंपली चीज़ हमें पता है कि वोवल्स अगर हों तो हम एन लगाते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए लगाते हैं। ये जो चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ एक है और जो चीज़ हम गिन सकते हैं और वो भी गिनने में भी एक है तो हम लगाएंगे ए या एन में से एक हो, और वो भी कैसी हो, काउंटेबल हो। क्योंकि काउंटेबल नहीं रहेगी तो हम इसको नहीं बता सकते कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो भी काउंटेबल होनी चाहिए जब हम ए या एन लगाते हैं। यानी कि हम इन्हें दो चीज़ों में डिफाइन करते हैं, एक हो गया डेफिनेट और एक हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल। ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल, नेक्स्ट हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल। अब ये चीज़ तो सबको पता है, जो रूल करवाएंगे आपको सारा पता चल जाएगा जब हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे। अब मैं आपको एक कंसेप्ट मैंने उठाया जो कि हर मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब उनकी बात पहले या बाद में कौन सा आर्टिकल लगना है वो हम आपको डिफाइन करेंगे। जैसे ये वर्ड हो गए, एक हो गया फ्यू, एक हो गया लिटिल। अब हमको आर्टिकल लगाना होता है कि हम फ्यू के सामने कौन सा आर्टिकल लगाएं, लिटिल के सामने कौन सा आर्टिकल लगाएं। अब फ्यू और लिटिल को मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। जो फ्यू होता है उसका मतलब भी कुछ होता है, लिटिल का मतलब भी होता है कुछ। लेकिन जो लिटिल आता है वो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए आता है। अनकाउंटेबल चीज़ मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि अगर वो चीज़ काउंटेबल है तो हम लगाएंगे फ्यू, अगर अनकाउंटेबल है तो हम क्या लगाएंगे, लिटिल। अब इसमें भी हमें देखना है कि हम फ्यू के साथ या तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, या फिर हम लगाएंगे ए फ्यू, या फिर हम लगाएंगे द फ्यू। क्योंकि ए आर्टिकल हो गया, द आर्टिकल हो गया, ये वोवल नहीं है जो हमारा एन का भी एग्जाम्पल आ जाएगा। वैसे ही हमें लिटिल में देखना है कि हम खाली लिटिल का यूज करेंगे या फिर द लिटिल का यूज करेंगे या फिर ए लिटिल का यूज करेंगे। अब ये कब कब करते हैं, अगर हम चीजों को गिन सकते हैं तो हम लगाएंगे फ्यू, अगर हम चीजों को नहीं गिन सकते हैं तो हम लगाएंगे लिटिल। पहले तो ये चीज आपको डिफाइन करने की लिटिल आएगा या फिर फ्यू आएगा। ये चीज डिफाइन करने के बाद आपको इन तीनों में से देखना है कि सिंगल फ्यू आएगा या फिर ए फ्यू आएगा या फिर द फ्यू आएगा। वैसे ही इसमें आपको देखना है कि लिटिल आएगा या फिर द लिटिल आएगा या फिर ए लिटिल आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर चीजें वो ऐसी हो कि ना के बराबर हो, ना के बराबर, तो हम लगाएंगे फ्यू। जैसे उसने बोला कि उसे कुछ दिन तक आराम करना है, डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि उसे कुछ दिन तक आराम करना है, तो डॉक्टर ये बोलेगा कि तुम ना के बराबर आराम करो, या फिर बोलेगा कुछ दिन आराम करो, 2, 3 या 4, या फिर बोलेगा तुम जिंदगी भर आराम करो। तो इन चीज़ों में हमें ये सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि वो ना के बराबर चीज़ कह रहा है। जो सेकेंड वन आएगा वो आएगा कुछ के लिए, कि हाँ है तो है लेकिन कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ क्षण के लिए, जो भी है, लेकिन है लेकिन कुछ के लिए। है लेकिन कुछ, यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पे है जितना है सारा। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डॉक्टर ने उसे कुछ दिन रेस्ट करने के लिए बोला है, अब कुछ दिन आया है, फ्यू डेज, यानी कि यहाँ पे हो गया डेज।
अब हमें यहाँ पे भरना है कि ए फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा या फिर फ्यू आएगा, फिर लिटिल आएगा। हम ये देख सकते हैं कि लिटिल भी आ सकता है। अब हमें पहली चीज़ ये जो नाउन है ये हमें देखना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जो दिन हो गए हम उनको गिन सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे, फ्यू, यानी कि हमारा लिटिल का ऑप्शन कट गया, लिटिल का तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं आएगा। अब हमें पता चल गया फ्यू आएगा, और फ्यू में भी कौन सा आएगा इन तीनों में से ये देखना है। अब हम उन दिनों को गिन सकते हैं, ये तो पता चल गया। अब हमें कुछ दिन रेस्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। अब हम ना के बराबर रेस्ट करें तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे, यानी कि ये तो हो नहीं सकता कि डॉक्टर बोले कि ना के बराबर रेस्ट करो, नहीं। अब वो बोलेगा कि कुछ दिन रेस्ट करो, तो ये ज़्यादा बेटर है, ना कि बोलेगा कि जितनी तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी है सारे दिन तुम सोते रहो, ये भी नहीं बोलेगा। तो जितना है सारा वो कंप्लीट नहीं बोलेगा, तो सिर्फ क्या बोलेगा कि आप कुछ दिन के लिए आराम करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए फ्यू डेज। तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो आपको पीछे वाली नाउन देखनी है, अगर वो काउंटेबल है तो हम क्या लगाएंगे, फ्यू, अनकाउंटेबल है तो हम लगाएंगे लिटिल। अब कब कौन सी चीज़ें लगानी है वो आपको पता चल जाएगा कि ए फ्यू कब लगाना है, या फिर द फ्यू कब लगाना है, या फिर फ्यू कब लगाना है। वैसे ही लिटिल में है, अगर हम इन चीज़ों को गिन नहीं पा रहे हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। अगर वो ना के बराबर चीज़ें हैं तो लिटिल, अगर वो कुछ चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा, जैसे मैंने बोला बोतल में कुछ पानी है, अब जो पानी है, जो वाटर है वो अनकाउंटेबल है, ये तो पता चल गया, पानी को हम गिन नहीं सकते, तो फ्यू तो आएगा नहीं, क्या आएगा, लिटिल आएगा। लिटिल आएगा तो इसमें ये देखना है कि ए लिटिल आएगा या फिर द लिटिल आएगा या फिर खाली लिटिल आएगा। अब मैंने बोला कि कुछ पानी, यानी कि कुछ होगा तभी तो हम पिएंगे उस पानी को, या फिर तो ना के बराबर तो हो नहीं सकता। अब वहाँ पे कुछ होगा तो हम लगाएंगे द लिटिल, सॉरी ए लिटिल, कुछ होगा तो हम लगाएंगे ए लिटिल। यहाँ पे है जितना है सारा, द लिटिल जब आएगा जितना है सारा, यहाँ पे आएगा कुछ के लिए, है लेकिन कुछ है लेकिन कुछ। तो आपको ये समझ आ गया होगा। द लिटिल, यहाँ पे अब मैंने बोला कुछ वाटर है तो हम क्या बोलेंगे, ए लिटिल वाटर। लेकिन अगर मैंने बोला है कि वाटर में पानी भर कर लाओ, यानी कि मैं पानी भरने के लिए कब बोलूंगी, जब उसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा। अब हमें सेंटेंस पढ़ने से पता चला, इसमें ये बोला कि पानी भर कर लाओ बोतल में, यानी कि बिल्कुल पानी नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे, लिटिल का। लेकिन कुछ पानी है, हमने बोला कि पानी पीने के लिए दे दो थोड़ा सा, तो यानी कि उसमें होगा तब बोला हमें, तो हम क्या लगाएंगे, ए लिटिल। लेकिन अब जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा दूध उसने पूरा पी लिया, जितना था उसमें सारा पी लिया, तो पूरा हमारा खत्म हो गया, तो यानी कि जितना था, अब जितना था सारा खत्म हो गया, तो हम किसका यूज करेंगे, द लिटिल का। तो वैसे ही आपको सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। मैंने नाउन से लेकर आपको आर्टिकल तक, मैंने एक चैप्टर से स्टार्ट करके आपको 9 चैप्टर पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब।